जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्रीय एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान के जितने सारे प्रश्न पूछे गए एग्जाम में या जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उस सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख के जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि स्टेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किया था ना। स्टेटो जो सेकेंड था, जो हमारा शासक था, उसने सबसे पहले क्या किया था तो शीशे के से जो है सिक्के जारी किया था, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्का का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था ना। तो उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था, तो उसका जो है नाम क्या है तो इंडो ग्रीक है, ठीक है। जबकि इन्हें नियमित तथा पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का जो श्रेय था उसको हम लोग किसको कहते हैं तो कुषाण शासकों का। उत्तर पश्चिम प्रांत की बात करेगा तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है हिंद भवन या जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो ग्रीक बोलते हैं, लेकिन लगातार पूर्ण रूप से लागू करने वाला जो पहला शासक थे उनके कौन था, वो जो है कुषाण शासक थे। कौन थे? कुषाण शासक जो है थे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कुषाण यूची कबीले से संबंधित है ना। तो ये जो किससे संबंधित है तो ये यूची कबीले से रिलेटेड थे। कुषाण शासक जो है कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है ना। तो कुषाण शासकों पर जो क्या होता है तो ये जो है कनिष्क के सिक्कों का क्या करता है बुद्ध पर अंकन मिलता है, ठीक है। कुषाण शासकों में विन कॉडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस कुषाण शासक की बात करेंगे तो सोने के सिक्के जो उनका कौन जारी किया था तो उसका जो नाम है विम कॉडफिसेस ने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। आगे कनिष्क के सारनाथ बौद्ध जो अभिलेख था वहाँ पर जो है क्या होता है तो उसकी जो तिथि बताई जाती है कितनी है तो 81 पूर्व ईसा में, ठीक है। आगे भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया था। शक संवत का जो आरंभ होता है 48 ईस्वी में कनिष्क ने किया था ना। तो हम लोग जो है जिस कैलेंडर को अपनाते हैं वो हमारा कौन सा संवत है तो उसको हम लोग बोलते हैं शक संवत बोलते हैं। और इसका प्रारंभ कब किया था तो 78 ईस्वी में जो है इसको प्रारंभ किया था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे ना। तो इसके राजकवि कौन थे तो अश्वघोष के राजकवि थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी ना। तो मथुरा के पास मठ के क्या कहते एक विशाल जो है मूर्तियां लगाई गई थी। मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने सिर पर था ना। तो कुषाण जो है क्या था अपने शीर्ष पर था। सौधरानंद बुद्धचरित और तथा सारीपुत्र प्रकरण की बात करेंगे तो ये अश्वघोष की जो है प्रमुख रचनाएं थी, है ना। तो अश्वघोष की सब रचनाएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो अश्वघोष, उसके बाद नागार्जुन, पार्थ तथा चरक, ये चारों जो हैं कनिष्क के दरबार से रिलेटेड है ना। तो ये अश्वघोष की बात करेंगे, चाहे नागार्जुन की बात करेंगे, पार्थ की या चरक की बात करेंगे, तो ये चारों जो लोग रहते थे किसके दरबार में रहते थे तो कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की ना। तो पाणिनि ने किसका अध्ययन किया है तो रचना किया है तो अष्टाध्यायी का, लेकिन इसी का देखा पतंजलि ने क्या किया है तो महाभाष्य की भी रचना किया है, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियाँ का विकास हुआ है, एक गांधार शैली और एक हमारी क्या है तो मथुरा शैली, है ना। तो गांधार शैली और मथुरा शैली का निर्माण किसके शासन काल में हुआ तो कुषाण शासक काल में जो है गांधार शैली और मथुरा शैली का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्ति बनवाने के लिए किया जाता था, ठीक है। कुषाण काल की बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी ईसा में बाल विवाह की प्रथा जो है प्रारंभ हुई थी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें जो लिखा है कि शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था देवभूति था। अपने अमात्य वासुदेव की षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया ना। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो कण्व या कण्वायन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सातवाहनों की वास्तविक जो राजधानी उसका नाम क्या है प्रतिष्ठान है या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा गया है। कलिंग का चेदीवंशी शासक खारवेल
प्राचीन भारतीय शासक के महानतम सम्राटों में से क्या था? तो एक था, है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या था? तो एक था, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल का बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है ना। तो खारवेल के बिना तिथि का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो है हाथी गुम्फा से होता है। मुजरिस प्राचीन समुद्री बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये केरल में, देख सकते हैं आप। ईपीएस शायद 2017 में आया था, है ना। मुजरिस प्राचीन बंदरगाह कहाँ है? तो ये जो है केरल में स्थित है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट हमारा लिखा है, गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा किया था ना। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। कब किया था? 275 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक जो है शासन किया है ना। तो गुप्त वंश में संस्थापक की बात करेगा तो श्रीगुप्त हैं, लेकिन सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे, चाहे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका शासन क्या था? 319 से 335, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग क्या बोलते थे? तो महाराजा धीराज बोलते थे। और ये जो है गुप्त वंश का जो है प्राचीन मतलब कि शक्तिशाली शासक था, ठीक है। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है ना। तो प्रवरसेन ने कितने यज्ञ बनाए थे, यज्ञ किए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। कनौज को महोदय, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है ना। आदि नामों से क्या करते हैं? इसको लोग अभिव्यक्त बुलाते हैं, ठीक है। आगे, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है ना। तो भारतीय नेपोलियन को किसे कहा जाता है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसको सबसे पहले विंसेंट स्मिथ ने जो है अपने द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इसको देखा गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख है, जिसको समुद्रगुप्त, इसका शासनकाल की बात करेंगे 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की संधि विग्रही हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है ना। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की प्रारंभिक राजधानी की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी शुरू में क्या थी? तो पाटलिपुत्र था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य बोलते हैं, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो शक विजेता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा की बात करें तो रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का जो उन्मूलन किया था ना। तो इनको जो किसने हराया था? तो जो है इसका नाम क्या था? तो रुद्र सिंह तृतीय ने जो है इसको 5वीं सदी में परास्त किया था, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि जो है सकारी भी है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं, सकारी भी कहते हैं, है ना। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किया था। तो चांदी के सिक्के गुप्त शासक में किसने चलाया था? तो उसका जो नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले क्या किया था? गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है पुत्री थी, है ना। तो प्रभावती गुप्ता किसकी लड़की थी? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की लड़की थी। ओड़ो का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह से क्या होते परास्त हुए थे ना। तो ओड़ो का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त है, और स्कंदगुप्त ने उन्होंने क्या किया था? तो बुरी तरह से जो है उनको पराजित कर दिया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं
गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था ना। तो गुजरात और बंगाल जो है ये सब जो है वस्त्र उत्पादन के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, के नवरत्नों में से एक था जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रकार में था ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहते थे, जिसका नाम धन्वंतरी था, ये क्या थे, तो आयुर्वेद के जो है प्रकांड विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य था, जिन्होंने चरक संहिता की जो है रचना किया। तो चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और ये क्या थे, तो एक जो है एक वैद्य थे। ठीक है, आगे भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की जो है इसने रचना किया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था ना। तो गुप्त क्या बोलते थे उसको, हम लोग दिनार कहते थे सोने को। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करता था ना। तो डेली बाय डेली के लिए, जैसे मान लीजिए कोई सामान लेना देना है, तो वो लोग किसको उपयोग करते थे, तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये जो है चीनी यात्री फायान बताता है ना, क्योंकि फायान भी आया था, है ना। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है ना। तो सती प्रथा का मतलब होता है कि पति के मर जाने से पत्नी को भी उसी के साथ दफनाया जाता था। तो उसका जो साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है, तो ये जो है एरल अभिलेख से प्राप्त होता है। एरल अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसे गोपराज नामक सेनापति की पत्नी की सती होने का क्या होता है, उल्लेख मिलता है ना। तो ये जो इसका क्या करता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट गुप्त संवत के प्रवर्तक जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे, है ना। तो गुप्त वंश के गुप्त संवत की बात करेंगे तो संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। लेकिन प्रवर्तक की बात करेंगे, यानी इसका सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे, तो कौन था उसमें, चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त संवत के प्रारंभ की जो तिथि होती है उसका नाम क्या होता है, तो 319 ईस्वी में जो है ये पे इसकी प्रारंभ तिथि है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में इसको दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना जो है अजंता चित्रकारी से मिलता है ना। तो इसको कहाँ से पाया जाता है, तो अजंता चित्रकारी से प्राप्त किया जाता है। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है, जो शासक स्कंदगुप्त से क्या है, तो ये जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को जो है उदक भोग कहा जाता है ना। तो उदक भोग का मतलब क्या होता है, तो ये जो एक सिंचाई कर है, इसको प्राचीन भारत में इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें जो नाम है इसका, अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ऐतिहासिक इमारत एवं मंदिर एवं स्थिति, इसको देखेंगे। एक और हमारी इमारत एवं मंदिरें हैं और एक और क्या है, स्थिति, है ना, मतलब कहाँ पर है। जैसे अजंता एवं एलोरा की गुफा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। जिसको नगर की बात करेंगे तो छत्रपति संभाजी नगर में जो है अजंता एवं एलोरा की गुफा है। शांति निकेतन की बात करेंगे तो शांति निकेतन कहाँ है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है वीरभूमि है, क्या है, तो वीरभूमि के पास है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है, मुंबई में महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम की बात करेंगे तो महाबलीपुरम कहाँ है, तो ये मामल्लपुरम कहाँ पड़ता है, तो ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ये महाबलीपुरम मंदिर है ना, बहुत विशाल है। ठीक है, आगे सांची स्तूप की बात करेंगे तो सांची स्तूप कहाँ है, तो ये जो है रायसेन में, और रायसेन कहाँ पड़ता है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। लिंगराज मंदिर की बात करेंगे तो लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये जो है उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो सूर्य मंदिर यानी जिसको हम लोग ब्लैक पकोड़ा कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा के कोणार्क में जो है स्थित है, जिसका नाम सूर्य मंदिर है ना। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है उत्तर 24 परगना यानी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है, जिसका नाम दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये जो है गिरनाथ सोमनाथ, और कहाँ पर पड़ता है, तो ये जो गुजरात में पड़ता है। कैलाश मंदिर की बात करें, कैलाश मंदिर कहाँ है, तो ये जो है एलोरा मतलब कहाँ पर है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है, जिसका नाम क्या है, तो कैलाश मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये नासिक में है। नासिक कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है।
महाबलेश्वर की बात करें, महाबलेश्वर कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो ये जो है पुष्कर में पड़ता है। पुष्कर कहाँ है, तो ये जो है राजस्थान में, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे होयलेश्वर मंदिर। क्या देखेंगे, होयलेश्वर मंदिर। होयलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये हेलीबेडू में है। और ये कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में है ना। होयलेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। रामेश्वरम मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये मदुरई। मदुरई कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये तंजावुर इंग्लैंड, ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है ना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये तंजावुर तमिलनाडु में जो है मंदिर पड़ता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे नटराज मंदिर। नटराज मंदिर की बात करेंगे तो नटराज मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये जो है चिदम्बरम में है। और चिदम्बरम कहाँ है, तो ये जो है तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये तिरुपति है। तिरुपति कहाँ पड़ता है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो ये पूरी उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो पूरी उड़ीसा में है। वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे तो वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर पड़ता है, जिसका नाम जो है वैष्णो देवी मंदिर है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए जो है कौसे शब्द का जो है प्रयोग होता था। गुप्त काल में टेराकोटा, जिसको पक्की मिट्टी कहते हैं, की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में जो है स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है कानपुर नगर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों के हेतु प्रसिद्ध था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हुड़ आक्रमण का रहता था ना। तोरमाड़ कौन था, तो ये जो है भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा हुड़ आक्रमण था। शतरंज के खेल की बात करेंगे तो भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग कहा जाता था। जहाँ इसे हम लोग क्या बोलते थे, तो चतुरंग के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में जो है ये पहुंचा है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ पर गया, भारत में। भारत के बाद ईरान, ईरान के बाद कहाँ पे गया, तो यूरोप में गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो को आप लोग उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से देख रहे हैं, है ना। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।